बच्चों, हमारा थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर चल रहा था। उसमें हमने चारों जो प्रिंसिपल प्रोसेसेस थे, प्राइमरी प्रोसेसेस, वो हमने डिस्कस कर लिए थे, है ना। हमने एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मिक का डिफरेंस भी डिस्कस कर लिया था। और मैंने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर ली थी, इक्वल वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड इक्वल वॉल्यूम कॉम्प्रेशन, ये भी बात कर चुके थे। अब मैं बात करूंगा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो देखिए, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस एक्चुअली इसको कहते हैं जनरल प्रोसेस। जनरल प्रोसेस, अब ये जो जनरल प्रोसेस की कोई है ना इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है ना। तो एनी इक्वेशन ऑफ स्टेट, एनी इक्वेशन ऑफ स्टेट कोई ना कोई तो होगी ही। अब इसका मतलब समझिए आप, पॉलीट्रोपिक यानी कि जनरल प्रोसेस, इसका मीनिंग ये है कि जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल हैं, बेसिक प्रोसेस हैं चारों, कौन कौन से, आइसोथर्मिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक, ये चारों के चारों नहीं है। ये चारों के चारों नहीं है, कुछ अलग है, कुछ अलग है। वो क्या क्या हो सकता है? वो ऐसा भी हो सकता है क्या, PV रेज टू पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा भी हो सकता है। वो ऐसा भी हो सकता है TV रेज टू पावर कुछ मान लो अल्फा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वो ऐसा भी हो सकता है T प्रोपोर्शनल टू E रेज टू पावर V, है ना, E रेज टू पावर V, कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जी, कुछ भी हो सकता है। यानी कोई इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी, राइट। चाहे जो भी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हो, इक्वेशन ऑफ स्टेट हो, अगर वो आइडियल गैस है, ज्यादातर आपके केस में आइडियल गैस ही दी जाएगी, तो आप ये मान के चलो कि ये लॉ लगेंगे, जो आपको लॉ दिया है वो तो अप्लाई होगा ही होगा उस प्रोसेस के लिए, है ना। लेकिन साथ में PV इक्वल टू NRT भी अप्लाई होगा। PV इक्वल टू NRT तो आइडियल गैस इक्वेशन है जो हर प्रोसेस में लगेगी, राइट। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को हम कैसे डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे। बड़ा सिंपल सिंपल सा है, कोई ज़्यादा पंगा नहीं है। जैसे अगर मान लो हम सिंपल सिंपल बातें करें, आपका PV रेज टू पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे दिया। मोस्ट सिंपल ये होता है ना, मोस्ट सिंपल ये होता है। बाकी जो है ना, डिफिकल्टी लेवल कितना भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। सबसे सिंपल ये होता है। अब इस सिंपल सिंपल की बातें अगर मैं करूं, अगर मैं कह दूं x की पावर 0, मतलब x 0 है, x 0 है, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो गया, क्योंकि V रेज टू पावर 0 1 हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो आइसोबारिक हो गया। देखो, पॉलीट्रोपिक ही आपका आइसोबारिक हो गया है, ओके। अगर आपका x बराबर 1 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, PV इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, यानी कि ये आइसोथर्मिक हो गया। PV इक्वल टू कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ लग गया, यानी आइसोथर्मिक हो गया, है ना। अब अगर मान लो x इक्वल टू आपका गामा है, तो ये पॉलीट्रोपिक हो गया, ये आपका पॉलीट्रोपिक, वो सॉरी एडियाबेटिक हो गया, एडियाबेटिक हो गया। अगर गामा है तो एडियाबेटिक हो गया, बेटा ध्यान रखना, गामा है तभी एडियाबेटिक होगा, x इक्वल टू गामा है तभी एडियाबेटिक होगा, अदरवाइज एडियाबेटिक नहीं होगा, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अदर देन गामा हो सकती है, तो फिर वो कुछ अलग होगा, कुछ अलग होगा, लेकिन एडियाबेटिक नहीं होगा। एडियाबेटिक एक गामा एक स्पेसिफिक चीज है, और गामा बहुत ही स्पेशल चीज है, वो है CP/CV, ये ध्यान रखना। ऐसा होगा तभी एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस की खास बात होती है डेल्टा Q 0। अगर ये आपका जो x है वो गामा नहीं है, तो x आपका गामा नहीं है, कुछ अलग है, कुछ अलग है, तो भैया कुछ भी वैल्यू हो सकती है। फिर x बराबर 0, 1, -1, -2, +2, है ना, और x बराबर 1.2, 1.3, 5/9, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर वो एक अलग अलग तरह की बातें होंगी, ओके। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में आपको जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पूछा ही वही जाता है, एक्चुअल में सारे सवाल वही हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के। वो पता है क्या है, फाइंड आउट द स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस फॉर द गिवन प्रोसेस। तो देखिए क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के आएंगे, मतलब 99%। क्या है क्वेश्चन, फाइंड आउट
फाइंड आउट मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर द गिवन प्रोसेस। अब देखिए आपको क्या करेंगे, ये फाइंड आउट मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर द गिवन प्रोसेस। आपको वो कोई इक्वेशन दे देंगे, कोई इक्वेशन दे देंगे, क्या पी वी के ऊपर कुछ लिख देंगे, यहां पर यहां कुछ लिख देंगे, यहां कुछ लिख देंगे, है ना, और कुछ इक्वेशन दे देंगे, टी दे देंगे, वी दे देंगे, यहां कुछ लिख देंगे, यहां कुछ लिख देंगे, कोई इक्वेशन दे देंगे। मतलब आप समझने की कोशिश करिए, पी लिख देंगे, टी लिख देंगे, यहां कुछ लिख देंगे, यहां कुछ लिख देंगे, यहां कोई इक्वेशन दे देंगे, कांस्टेंट कह देंगे, फिर कहेंगे आप इसके लिए मोलर स्पेसिफिक हीट निकालिए। हैं तो देखो अब क्या है, अब जो मोलर स्पेसिफिक हीट निकलेगी, ये जनरलाइज्ड मोलर स्पेसिफिक हीट निकलेगी। तो कैपिटल सी को मैं कहूंगा जनरलाइज्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। ध्यान देना, जनरलाइज्ड मोलर स्पेसिफिक हीट, जनरलाइज्ड होगी। जनरलाइज्ड का मतलब होगा कि इट इज नॉट सीपी यानी कांस्टेंट प्रेशर नहीं है, इट इज नॉट सीवी यानी कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है, सब वेरिएबल है। फिर आपका सी निकालना है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, जनरलाइज्ड मोलर स्पेसिफिक हीट, इसको कहेंगे हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन अंडर द गिवन कंडीशन और प्रोसेस। जो भी आपको इक्वेशन लिख रखी है उसका पालना करनी है, उस इक्वेशन को फॉलो करना है, उस इक्वेशन को ओबे करना है। उस इक्वेशन को जब ओबे करेंगे तो आपका जो क्यू सी आएगा, दैट इज जनरलाइज्ड। तो पता है हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे डेल्टा क्यू बराबर हीट ट्रांसफर। देखो बेटा, कैपिटल सी क्या है, कैपिटल सी 1 मोल का है, कैपिटल सी क्या है, 1 मोल का, 1 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो कैपिटल सी 1 मोल की हीट है 1 डिग्री सेल्सियस के लिए, राइट। अब अगर n मोल है तो, अगर मान लो टेम्परेचर चेंज dt है तो ये आपका डेल्टा क्यू आ गया। ये सबसे खास बात है, डेल्टा क्यू बराबर n मोल है गैस के। कैपिटल सी जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट है, 1 मोल की हीट है 1 डिग्री सेल्सियस के लिए। n मोल है तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, dt टेम्परेचर चेंज है तो टेम्परेचर से चेंज कर दिया, बस हो गया। दिस इज योर रिजल्ट। तो ये आपका कैपिटल सी की डेफिनेशन हो गई, डेल्टा क्यू बराबर हीट गिवन और हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। ठीक है, अब देखिए डेल्टा क्यू आपके पास आ चुका है। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में एक चीज में कहीं कोई वो नहीं है डाउट, एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखो बेटा, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ, डेल्टा क्यू बराबर क्या है, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी। तो देखिए डेल्टा क्यू बराबर हमने कह दिया n कैपिटल सी डी टी, ये कैपिटल सी जनरलाइज्ड है ना बेटा। डेल्टा डब्ल्यू का हमें कुछ भी पता नहीं है, इसको हम जनरल कह देते हैं पीडीवी, जो कि मोस्ट जनरल फॉर्मूला है, पीडीवी मोस्ट जनरल है। डी क्या है, डी यू एन सी वी डी टी है, ये कभी बदल नहीं सकता, हर हालत में एन सी वी डी टी रहेगा, क्योंकि ये आपको हमने बताया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल है ना। ये दोनों नॉन एग्जैक्ट बताए थे, डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू। नॉन एग्जैक्ट यानी डिपेंड करेंगे कि वास्तव में हो क्या रहा है, यहां पर ये डिपेंड नहीं करेगा कि वास्तव में क्या हो रहा है। आप सी निकाल लीजिए, देखिए सी आपका आएगा, चेक करना जरा, पी डी वी अपॉन एन डी टी है ना, पी डी वी अपॉन एन डी टी प्लस कैपिटल सी, ये आपका सी आएगा।
ये आपका सी आएगा। देखिए अब आप देखो, आपको ये कैपिटल सी निकालने के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं इन सारे क्वेश्चंस के स्टेप्स बता देता हूं, है ना। तो देखो कैपिटल सी निकालने के स्टेप्स, चलो हम निकाल देते हैं, है ना। स्टेप्स टू फाइंड आउट कैपिटल सी। स्टेप 1, आपको कैपिटल सी निकालने के लिए जब सवाल आवे तो आपको कैसे गेम खेलना है वो मैं बता देता हूं, बता दूं। तो जैसे आपको मान लो गेम खेलना है तो आप करेंगे C इक्वल टू कैपिटल CV प्लस PDV अपॉन NDT, बस आपका काम हो गया। कैपिटल CV तो आपको पता ही होगा, देखिए कैपिटल CV तो फिक्स होता है एक गैस के लिए, मोनोएटॉमिक का 3/2R, डायटोमिक का 5/2R, ट्राईएटोमिक का एच पर द सिचुएशन, तो वो कैपिटल CV तो फिक्स होता है। ये एक टर्म है, ये टर्म आ रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। और ये टर्म देखो कैसे कैसे आई है, कुछ नहीं किया हमने, डेल्टा डब्ल्यू को मोस्ट जनरल फॉर्म में लिखा, इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख रखा है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें इसको उस तरीके से रिप्लेस करना है जो हमें दे रखा है, जो हमें दे रखा है। देखिए सबसे सिंपल जो दे रखा है ना वो मैं करता हूं और जनरली वही आएगा आपके, है ना। तो जैसे मान लो आपको दे रखा है, मुझे अब ये चाहिए, मतलब अब अपना टारगेट ये वाला टर्म है बस, क्योंकि वो तो हमें सब पता ही है। देखो आपको ज्यादातर दिया हुआ होगा PV⁻x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दे दिया। सबसे पहला स्टेप है कि इसको आप डिफरेंशिएट करिए, P के रेस्पेक्ट में भी और V के रेस्पेक्ट में भी, दोनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो मैं देखो कर रहा हूं, सबसे पहले P को कांस्टेंट रख रहा हूं, V को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो V को डिफरेंशिएट करूंगा x V⁻x-1 इंटू dV, राइट। तो हमने P को कांस्टेंट रखा, V को डिफरेंशिएट कर दिया, x V⁻x-1 dV, dV वेरिएबिलिटी है ना। अब देखिए हम V⁻x को कांस्टेंट रख देते हैं और P को डिफरेंशिएट करते हैं, C एक कांस्टेंट क्वांटिटी, इसका डिफरेंशियल 0 हो गया, हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब इस स्टेप में मेरे को एक बात करने की इच्छा हो रही है, पता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके अंदर V⁻x-1 का भाग लगा देना चाहता हूं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, V⁻x-1 से डिवाइड कर देना चाहता हूं, तो आई एम गोइंग टू डिवाइड एंटायर इक्वेशन बाई V⁻x-1, है ना। तो मैं पूरी इक्वेशन को कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा Px dV एंड प्लस इससे डिवाइड कर रहे हैं बेटा, तो एक V बच जाएगा यहां पर, dP इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। हमें ये चीज पकड़ के लानी है x के फॉर्म में, क्योंकि x हमें दिया हुआ होगा, ध्यान दीजिए हमें ये इक्वेशन दी हुई होगी। अच्छा एक बात और है, अगर मान लो ये इक्वेशन ना दी हुई हो, जैसे मान लो टेम्परेचर की दी हुई है, तो कोई बात नहीं, आप जो है ना आइडियल गैस इक्वेशन से उस चीज को रिप्लेस कर दो। जैसे PV इक्वल टू NRT है, इधर देखो, इधर देखो, ये एक कॉमन सेंस की बात है, यानी ये इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो मैथमेटिकल गेम है केवल, दिस इज ओनली मैथमेटिकल प्लेइंग। जैसे मान लो आपको उन्होंने T दे रखा है, PV नहीं दे रखा, आप क्या करें, T की जगह रख दीजिए PV अपॉन NR, बात खत्म। 1 मिनट का गेम है हमारे लिए, तो हमें तो खेल खेलना है जी, हम तो T को PV अपॉन NR लिख देंगे और अपना काम चला देंगे। जो भी इक्वेशन दे हमें PV के फॉर्म में इक्वेशन ले आनी है, करेक्ट। और ये सब बड़े आराम से हो जाता है। अब आपके पास एक स्टेप आ गया, अगला स्टेप है आपका PV इक्वल टू NRT को डिफरेंशिएट करना ईमानदारी से। देखिए मैं इस PV इक्वल टू NRT को डिफरेंशिएट कर रहा हूं फॉर दी एवरी वेरिएबल, क्योंकि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें PB कांस्टेंट नहीं, VB कांस्टेंट नहीं, TB कांस्टेंट नहीं, सब वेरिएबल। इसका मतलब अब ये जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एवरी टर्म इज वेरिएबल एक्सक्लूडिंग N और R, केवल N और R को छोड़ दो, बाकी सब वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट करने में, PdV प्लस VdP इक्वल टू NRDT, ये लो जी, ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया ना। अब मुझे यहां पर VdP जो है ना एक जैसा नजर आ रहा है, VdP देखो, हाँ है ना, हाँ VdP। तो मैं एक काम कर रहा हूं, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है बेटा, मैं इक्वेशन नंबर 1 में से VdP को यहां लिख देता हूं, आप चेक करना जरा,
पी डी वी प्लस वी डी पी को लिख रहा हूं मैं, वी डी पी को लिख रहा हूं, वी डी पी को मैं लिखूंगा पी इंटू एक्स डी वी, एक्स डी वी, है ना। मैं वी डी पी की वैल्यू लिख चुका, बिल्कुल लिख चुका जी, एन आर डी टी आ गया हमारे पास। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 ही है ना, 2 है। इसमें हमने इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू पुट कर दिया और कुछ भी तीर नहीं मारा है। अब मैं एक बार पी डी वी को जो है ना कॉमन ले लेता हूं, ले लिया कॉमन, 1 माइनस एक्स इट इज इक्वल टू एन आर डी टी। ये चाहिए हमको पी वी अपॉन एन डी टी। अरे वाह, ये तो आ गया, पी वी अपॉन एन, पी डी वी अपॉन एन डी टी। आप लोग चेक करेंगे, ये आएगा आर अपॉन 1 माइनस गामा, 1 माइनस एक्स। बस 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 बस, यानी अब आपका ये गेम हो चुका है पूरा, और इस तरह से आप निकाल सकते हैं आर अपॉन 1 माइनस एक्स। अब देखो मैं आपको एक डायरेक्ट बात बता देता हूं, 80 से 90% तक सवाल, 90% तक आपका जो है ना डायरेक्ट x की वैल्यू दी हुई होगी। अब अगर आपको मान लो ये इक्वेशन देख करके पी वी रेज टू पावर 2 1, यानी कि ये x बराबर 2 आ गया, रख दो भैया 2 यहां पे सीधे, क्यों करते हो मेहनत, अरे ये तो मजेदार बात है, आपको जैसे ही दिखाई दे 2 रख दो, आंसर आ गया। अगर मान लो किसी ने कहा कि p रेज टू पावर 3 v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मान लो किसने कह दिया। अब देखो p रेज टू पावर 3 v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आप क्या करेंगे, आप कर देंगे p v रेज टू पावर 1/3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये लो जी, कांस्टेंट ही तो है ये, कांस्टेंट तो कुछ भी हो जाएगा, और क्यूब रूट ले लोगे उसका दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा। हमने इसका सारे का क्यूब रूट ले लिया, ये आंसर आ गया हमारे पास। अभी आपके पास x आ गया, पुट कर दो x की वैल्यू। ये बड़ा मस्त वाला मामला है कि आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको ये वाली चीज, दोनों चीजें याद रहनी चाहिए, ये भी और ये भी, राइट। सवाल हैं काफी सारे तो याद हो जाएंगे, हम 10-5 सवाल कर लेते हैं तो याद हो जाते हैं। सवाल सारे ऐसे ही हैं, सारे ऐसे ही हैं, किसी तरीके से घुमा फिरा के, टेढ़ा मेढ़ा, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करके, मैथमेटिकल अप्स एंड डाउन करके, घुमा फिरा के, टेढ़ा मेढ़ा करके लेके क्या आना है, लेके इस फॉर्म में आना है, क्या, पी वी रेज टू पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक्स कुछ आएगा, एक्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती, कुछ भी जो आ जाए उसको आप यहां रख दो 1 माइनस एक्स में, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात थी। अब ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात कंप्लीट होने के बाद में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा मिक्सचर्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द मिक्सचर्स, मिक्सचर्स ऑफ गैसेज। देखो सबसे जनरल बात बताता हूं मैं आपको, हमारा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और क्लोरीन है, एटमॉस्फेयर में है, और जिनॉन है, क्रिप्टॉन है, ऑर्गन है, सारी गैसेज हैं साहब, पता नहीं कितनी सारी गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में, है ना। जिसमें ऑक्सीजन जो है 21% है अराउंड, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन जो है वो लगभग 78% है, और अर्थ के ऊपर नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है। और हमारी लाइफ के लिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, नाइट्रोजन ग्रोथ में इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ हमारी नाइट्रोजन से होती है, ऑक्सीजन हमको जिंदा रखती है, ऑक्सीजन नहीं तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। चलिए, तो ये एटमॉस्फेयर के बारे में हम बात कर लेते हैं। मान लो हमारे एटमॉस्फेयर में X% हाइड्रोजन है, Y% हीलियम है, Z% कार्बन डाइऑक्साइड है। अब मान लो ऑक्सीजन का भी कुछ परसेंटेज होगा, है ना। तो ये देखो हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी गैसें हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑर्गन और
क्रिप्टॉन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। अरे पूछो मत साहब कितनी सारी हैं, है ना, बहुत सारी हैं। जिनॉन, ये तो मतलब बहुत सारी हैं, तो मेरे को पता भी नहीं अच्छी तरह से कितनी सारी हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर आपको एग्जाम के अंदर ऐसा दे दिया जाए, अगर दे दिया जाए ऐसा कि साहब इसका परसेंटेज जो है P% है, परसेंट इसका Q% है एटमॉस्फेयर में, इसका R% है, इसका T% है, इसका U% है, मान लो ऐसा दे दिया जाए, एग्जाम में सवाल आ जाए V% है ना, बस काफ़ी है, काफ़ी, इतना बहुत है, बहुत हो गया बाकी सबका दिया जा सकता है, सबका दिया जा सकता है परसेंट, है ना, चिंता की कोई बात नहीं है। सबका आपको मॉलिक्यूलर मास चाहिए, तो अब हमें एवरेज मॉलिक्यूलर मास चाहिए एटमॉस्फेयर का। देखिए एटमॉस्फेयर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, ऑफ एयर माने एटमॉस्फेयर। मैं आपको बता दूं कि ये 29.27 होता है मॉलिक्यूलर मास, 29.27, यानी एक मोल एयर ये होती है 29.27 ग्राम, ये समझ जाइए। एक मोल एयर इतनी होती है। सवाल ये उठता है ये एयर का ऐसे कैसे आया हमारे पास, तो देखो क्या किया गया है, एम एवरेज निकाला गया है। एम एवरेज कैसे निकाला गया, जैसे मान लो आपके, थोड़ा सा मैं ले लेता हूं, जैसे मान लो P% हाइड्रोजन दे रखी है, P% हाइड्रोजन है, तो मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन का कितना होता है 2, मॉलिक्यूलर मास 2 होता है, तो मैं 2 इंटू P%, जो भी परसेंट है, P% कितना, P% मान लीजिए 0.06 है, तो आप यहां 0.06% लिख देंगे, 2 इंटू 0.06%, P कैन बी एनीथिंग, है ना, P कैन बी एनीथिंग। फिर 4 है, वो मान लो Q% है, आप यहां Q% लिख देंगे। फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मान लो 44 है, 44 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास, तो इसको आप R% लिख देंगे। इस तरीके से फिर आगे क्या है, आगे आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 32 है, कितना परसेंट, मान लो T% दे रखा। अभी T कितना दे रखा है, एग्जाम में आपने मान लो सवाल आया और आपको दे दिया उन्होंने, है ना, कि आप बताइए एवरेज मॉलिक्यूलर मास, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से सबको लिख देंगे, लिख दिया, और नीचे 100% का भाग लगा देंगे, बस यही आपका आंसर है, सब पे परसेंटेज हमने टोटल कर दिया और 100% का भाग लगा दिया, यही आंसर है। जैसे मान लो आपको एक छोटा सा सवाल दिया गया है कि एक बर्तन में हमने 40% हाइड्रोजन भरी या 40% नाइट्रोजन भरी, एक बर्तन में हमने 40% नाइट्रोजन भरी, और एक बर्तन में, उसी बर्तन में हमने जो है ना 20% मान लो हीलियम भर दी, और उसी बर्तन में मान लो हमने 40% जो है वो क्या भर दी, क्या भरोगे जिसका पता हो अपने को, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड भर दी, रिएक्टिव होगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टिव होती है। हम थोड़ा नॉन रिएक्टिव बातें करें। अब रिएक्टिव तो देखो, अब ये तो जो है ना होंगी, हाँ गैसेस, तो फिर आर्गन या क्रिप्टॉन है। अब आर्गन क्रिप्टॉन का जो है मास नंबर हमको पता नहीं है ना, तो नियोन का शायद 10 होता है ना, नियोन का कुछ 20 के आसपास होता है शायद, नियोन का मास नंबर 20 होता है ना, मेरे को ध्यान नहीं है, हाँ एक मिनट जरा, नियोन का मास नंबर मैं देख लेता हूँ, है ना, हाँ नियोन का मास नंबर देख लेते हैं। आप लोग केमिस्ट्री वाले हैं, नियोन का मास नंबर आपको पता होगा, है ना, पता नहीं क्या है, चलिए जी, नियोन मास नंबर 20 है, मतलब याद तो है लेकिन कंफ्यूजन है N2 का क्या है 28, हीलियम का कितना है 4, नियोन का कितना है 20, ये है जी। अब मान लो आपके ऐसे बर्तन के अंदर भर दी, अब पूछा कि आप मिक्सचर का जो है ना एवरेज
और मास बताइए। तो ये लो 1 मिनट में आ जाएगा एवरेज मिक्सर का। 28 कितना परसेंट है जी? 40 है। प्लस हीलियम कितना है? 4 इंटू 20। नियोन कितना है? 40 इंटू, अच्छा हीलियम तो 4 इंटू 4 आएगा ना, क्योंकि हीलियम का तो मास नंबर भी 4 है। अच्छा 4 ही तो लिखा है हमने, मैं भी कैसा आदमी हूँ। प्लस अगला कितना है? नियोन है 20 और उसका है 40। नीचे आप 100 का भाग लगा दो, बस काम हो गया आपका आंसर। दिस इज योर आंसर। देखो एम एवरेज निकालना कितना आसान है? चलिए, ये आपने मॉलिक्यूलर का एवरेज निकाल लिया। मैंने आपको देखिए 2-3 बातें बता दी थी। सीवी एवरेज निकालना बता दिया था मैंने आपको, और मैंने बड़े आराम से कह दिया था आपको कि N1 एक का मोल CV1 प्लस N2 दूसरे का मोल CV2 प्लस N3 तीसरे का मोल CV3। मान लो 3 गैसों का मिक्सचर बना दिया, तो N1 प्लस N2 प्लस N3, आपके पास CV एवरेज आ गया है ना। CP एवरेज भी आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। CP एवरेज तो आप लोग ऐसे कर लिया करो, CV एवरेज प्लस R कर दिया करो, मेयर्स रिलेशन, एकदम परफेक्ट आता है। गामा मिक्सर कैसे आएगा? गामा मिक्सर निकालना है तो आप क्या करें, पहले CP एवरेज निकालें और फिर CV एवरेज निकालें। या आपने जैसे मान लो CV एवरेज निकाल लिया है तो आप क्या करा करें, CV एवरेज आपने मान लो कैलकुलेट कर दिया है तो CP एवरेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, फालतू कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे कर दिया करो। दिस इज योर गामा एवरेज। गामा मिक्सर का है, ये मिक्सर का है, गामा ऑफ द मिक्सचर, राइट। अच्छा अगर मान लो आपको जो है ना एक बर्तन में ऐसा दे रखा है, मान लो कि गैस A मिला दी, उसका टेम्परेचर T1 है, गैस B मिला दी, उसका टेम्परेचर T2 है, गैस C मिला दी, उसका टेम्परेचर T3 है। अब आपका एवरेज टेम्परेचर क्या आएगा? तो एवरेज टेम्परेचर आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। टेम्परेचर एवरेज आएगा, नो हीट इज अलाउड टू गो हियर और देयर, मतलब इधर उधर कहीं हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो देखिए आपका टेम्परेचर एवरेज क्या आएगा, आप क्या करेंगे, N1 उसका कितना मोल है वो देखो, N2 वो किसका मोल कितना मोल है वो देखो। अच्छा अब इसमें यहाँ पे आपके टी एवरेज जो है ना उसमें आपको CV निकालना, CV भी काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? U पर। टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? U पर, इंटरनल एनर्जी पर। हमने आपको पढ़ाया था U बराबर NCVT पढ़ाया था ना, U बराबर NCVT पढ़ाया था। तो U जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शन है, यानी टेम्परेचर ज़्यादा है तो U ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है तो U कम है, और U आपका CV पर डिपेंड करता है, यानी अल्टीमेटली CV का इन्वॉल्वमेंट और होगा। देखो टी एवरेज कैसे निकालेंगे आप? टी एवरेज ऐसे निकालेंगे, N1 CV1 T1 प्लस N2 CV2 T2 प्लस N3 CV3 T3, फिर क्या आएगा यहाँ पे N1 CV1 प्लस N2 CV2 प्लस N3 CV3, आपका एवरेज टेम्परेचर आ जाएगा मिक्सचर का, कि मिक्स कर दी फिर टेम्परेचर कितना आएगा 4, तो आप निकाल सकते हैं, राइट। चलिए जी, ये सब बातें हमने मिक्सचर की कर ली और हमने पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को डिस्कस कर लिया। अब मैं एक बड़ी जो है ना कुछ सिंपल जनरल हमारे प्रैक्टिकल प्रोसेसेस की बातें करूंगा जो हमारी जिंदगी में रोज रोज होते रहते हैं, राइट। तो फ्यू प्रैक्टिकल प्रोसेसेस, सबसे कॉमन चीज जो हमारी जिंदगी में होती रहती है रोज, वो होती है मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, देखिए मेल्टिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। आइस सबसे ज्यादा मेल्ट होती रहती है, ये आइस का मेल्ट होना तो सबने देखा होगा, लोहे का मेल्ट होना तो बहुत कम लोगों ने देखा होगा। लोहे की मेल्टिंग देखनी है तो आपको रिफाइनरी के पास जाना पड़ेगा, जहाँ पे लोहे की रिफाइनरी बनी हुई है, स्टील की रिफाइनरी है ना, वहाँ जाना पड़ेगा। तो वो बड़ा मतलब मुश्किल काम है। हम सिंपल मेल्टिंग प्रोसेस की बात पर विचार करते हैं, आइस पर। देखो बेटा, मेल्टिंग पॉइंट प्रोसेस की सबसे खास बात है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इसके अंदर, है ना। मेल्टिंग हो रही है, जनरली मेल्टिंग करते हैं तो हम लोग बर्तन जो है ना उसको खुला ही रखते हैं, तो प्रेशर भी यहाँ पे कांस्टेंट ही रहता है अप्रोक्सीमेटली। टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है, प्रेशर भी कांस्टेंट होता है। मेल्टिंग के अंदर वॉल्यूम भी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट ही रहता है। देखिए वॉल्यूम में मैंने अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट कहा है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम को मैंने अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट कहा है मेल्टिंग प्रोसेस में।
मेल्टिंग प्रोसेस में जो है आपका जो है ना डेल्टा डब्ल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, कोई काम वाम नहीं होता है। क्यों? वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ, तो वर्क कैसे हो जाएगा जी? लेकिन आपने डेल्टा क्यू तो दी है। डेल्टा क्यू जो आपने दिया है दैट विल बी डी यू, वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में काम आ जाएगा जो आपने हीट दी है, राइट। तो इस तरीके से आपके मेल्टिंग प्रोसेस में ये तीनों मतलब ये चारों पांचों बातें होंगी। इसमें कुछ नहीं हुआ, आपने टेम्परेचर कांस्टेंट किया, प्रेशर कांस्टेंट किया, वॉल्यूम कांस्टेंट किया, डेल्टा डब्ल्यू 0 किया, डेल्टा क्यू इक्वल टू डी कर दिया, ये मेल्टिंग प्रोसेस हुआ। इसके बाद दूसरा प्रोसेस है बॉइलिंग प्रोसेस। बॉइलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि आपका टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है। देखिए बॉइलिंग प्रोसेस, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, लेकिन साहब वॉल्यूम बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं है, जोरदार बढ़ता है, जोरदार बढ़ता है। आपको पता है 1 ग्राम पानी गर्म होता है ना 1671 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाता है। 1 ग्राम पानी का वॉल्यूम कितना होता है? 1 ग्राम पानी, 1 ग्राम पानी का वॉल्यूम होता है 1 सीसी, 1 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपके अगर जो अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल एनटीपी जिसको बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, उस पर अगर आप 1 ग्राम पानी का भाप बनाएं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर अगर आप 1 ग्राम पानी का भाप बनाएं, पता है कितना वॉल्यूम हो जाता है? 1671 सीसी। सोचो 1671 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1.5 लीटर से ज्यादा हो जाता है 1 ग्राम पानी है। 1 ग्राम पानी इतना सा होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना सा 1 ग्राम पानी, और उसको गर्म करके भाप बना दो तो कितना हो जाता है? 1.5 लीटर से भी ज्यादा। तो सोचो जी वॉल्यूम बहुत बढ़ गया साहब, उठी बाबा रे, वॉल्यूम तो बहुत बढ़ गया। हाँ वॉल्यूम बहुत बढ़ गया साहब। डेल्टा डब्ल्यू 0 नहीं होगा, डेल्टा डब्ल्यू बढ़ेगा साहब, जबरदस्त डेल्टा डब्ल्यू आएगा। डेल्टा क्यू भी 0 नहीं होगा, डेल्टा क्यू भी 0 नहीं होगा। और पता है क्या होगा? आपका जो डी यू है वो भी 0 नहीं होगा, डी यू भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, है ना। डी यू तो पहले भी 0 नहीं था जी, डी यू तो 0 होगा ही नहीं ना, क्योंकि साहब आप सोचो कि सिस्टम ही बिगड़ गया पूरा का पूरा, जो सॉलिड था वो लिक्विड बन गया, तो इंटरनल एनर्जी जरूर बढ़ी। भाई कोई चीज सॉलिड थी, अब वो लिक्विड बन गई, लिक्विड बन गई तो भागने दौड़ने लग गई इधर उधर। सॉलिड में तो क्या था? सॉलिड में क्या था? सॉलिड में मॉलिक्यूलर मोशन नहीं था, रैंडम मोशन नहीं था मॉलिक्यूल का। अगर आपने 1 किलोग्राम बर्फ ली तो बर्फ के अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं वो ऐसे थोड़ी रैंडम मोशन कर रहे थे कि यहां से वहां चले जाओ। आप पिघला दो उसको, पानी बन गया, पानी में तो रैंडम मोशन होगा, इधर उधर ब्राउनियन मोशन होगी, है। आप ऐसा करो, बर्फ के ऊपर एक फ्लावर की छोटी सी पत्ती डाल करके छोड़ दो, बर्फ के ऊपर रख दो, बस पड़ी रहेगी बर्फ वहीं पर, पत्ती इधर उधर थोड़ी भागती है। पानी पे डाल के देखो आप, भागेगी, चलेगी, मोशन होगा। तो देखिए ये क्या है, इसे मतलब काइनेटिक एनर्जी, वो आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी है। ये बॉइलिंग प्रोसेस की बात हो गई बेटा, ठीक है। अच्छा अब हम बात करेंगे फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन जो है ना एक आइडियल प्रोसेस है, जनरली हमारी लाइफ में मिलता नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। फ्री एक्सपेंशन आइडियल प्रोसेस है। फ्री का मतलब क्या होता है? फ्री का मतलब फ्री का मतलब ये होता है कोई कनेक्शन नहीं, कोई इंटरफेयर नहीं, किसी का इंटरफेयर नहीं, नीदर इंटरनल इंटरफेयर नॉर एक्सटर्नल इंटरफेयर, उसको फ्री एक्सपेंशन कहते हैं साहब। कोई चीज फ्री है, सबसे फ्री, स्वतंत्र जानते हो? स्वतंत्र का मतलब किसी से प्रभावित नहीं, उसे स्वतंत्र कहते हैं। फ्री एक्सपेंशन कैसे होता है? देखो मैं आपको समझाता हूं। फ्री एक्सपेंशन में मान लो ये आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर को हमने यहां से 2 केबिन बना दिए, कांच की दीवार से इसको फिट कर दिया। एक कंटेनर है साहब, इस कंटेनर की जो दीवारें हैं वो इंसुलेटेड हैं। कंटेनर की दीवारें क्या हैं? इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड मतलब इंसुलेटेड, हाँ, एडियाबेटिक दीवारें हैं, एडियाबेटिक दीवारें, यानी कि कोई हीट एनर्जी नीदर इट विल गो आउट नॉर इट विल कम इन। हमने इस कंटेनर को ऐसा बनाया है कि इसकी दीवारें 100% इंसुलेटर कर दी है। हीट कैन नॉट गो आउट, हीट कैन नॉट कम इन। ऐसा करना संभव नहीं है, केवल कल्पनाएं कर सकते हैं, मन ही मन में सोच सकते हैं। विचार करने के लिए किसने रोका? विचार ही तो करना है,
है? विचार कर लो, फ्री एक्सपेंशन की बात कर रहे हो, आइडियल प्रोसेस है। अब अगर देखो एक बात सुनो, अगर हीट एनर्जी बाहर निकल गई या हीट एनर्जी अंदर आ गई तो भैया फिर फ्री कहाँ हुआ? फिर तो इंटरफेयर हो गया ना किसी का, है? इंटरफेयर का मतलब होता है कि ना तो कुछ जाएगा ना कुछ आएगा, तब फ्री हुआ ना। तो यहां पर आना जाना नहीं होगा, ऐसा हमने मन में सोच लिया। यहां हमने आइडियल गैस भरी है, देखिए आइडियल गैस, रियल गैस नहीं भरी है, आइडियल गैस भरी है। सवाल उठता है सर रियल गैस क्यों नहीं भरी? रियल गैस में तो फिर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं साहब। रियल गैस में तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं। आइडियल गैस में तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने आइडियल थी, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने क्या कहा कि देयर आर नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज नहीं है, दैट इज द आइडियल गैस, है ना। अब ये आपके पास आइडियल गैस है। अब जब ये आइडियल गैस है, यहां पे है वैक्यूम, यहां हमने वैक्यूम कर दिया और ये एक कैबिन बना दिया, राइट। आइडियल गैस है तो अंदर कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेज नहीं है, उनमें आपस में कुछ एकदम संत है, किसी का कोई कनेक्शन नहीं है। और आपका ये है। अब अगर मैं यहां से इसको किसी स्टाइल से, कोई मेथड से, जैसे यहां पर एक दो स्टील की बॉल डाल दो, पहले से ही डाल दो स्टील की बॉल, और उस स्टील की बॉल को जोर से चलाओ, इसको हिलाओ बर्तन को जोर से, अंदर कांच ही तो रखा है हमने, छोटा सा पतला सा बारीक सा कांच रखना, ज़्यादा मोटा मत रखना, टूट जाए। हमको अब इसको तोड़ना है, तोड़ दिया। तोड़ते ही क्या होगा, ये जो आइडियल गैस है ये वैक्यूम के अंदर घुसेगी। वैक्यूम में घुसेगी तो इसका अपोज करने वाला कोई है क्या वैक्यूम में? वैक्यूम में नहीं, खाली जगह, खाली जगह। तो खाली जगह है तो कोई अपोज नहीं करेगा। खाली जगह में कौन अपोज करने वाला है जी? कोई अपोज नहीं करने वाला, कोई अपोज नहीं करने वाला। एक दिन क्या हुआ, एक कॉलोनी के अंदर एक मकान खाली पड़ा था, कई सालों से खाली पड़ा था, ठीक। कॉलोनी के अंदर एक मकान खाली पड़ा था, कई सालों से खाली पड़ा था, है ना। एक बार कुछ लोग आए, मकान में आके रहने लग गए, तो रहने लग गए साहब, कौन रोकने वाला है? खाली मकान में आप जाके रहने लग जाओ, कोई अपोज नहीं होगा, ठीक। अच्छा, कोई अपोज नहीं होगा। अब एक काम करो, आप किसी मकान में कोई रह रहा है, परिवार रह रहा है, कोई रह रहा है। अब आप एक दिन उस घर में जाओ और कहो चलो मैं भी रहूंगा, जान ने पहचान रहूंगा, है ना। वैक्यूम नहीं है, वैक्यूम नहीं है, कुछ है, फिर भरो, भरा बहुत महंगा हो जाएगा। ये फ्री एक्सपेंशन कहलाता है। एक्सपेंशन तो हुआ है, वॉल्यूम बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है, लेकिन फ्री एक्सपेंशन है। इसका मतलब यह हुआ डेल्टा डब्ल्यू जीरो है। डेल्टा डब्ल्यू जीरो क्यों भाई? काय का काम, किस बात का वर्क? फ्री में मिल गया तो किसका वर्क, क्यों वर्क करेंगे, हैं? अब भारत में क्या है कि सब कुछ फ्री में मिल जाता है, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट फ्री में दे देती है इंडिया के अंदर, हैं कि गेहूं फ्री दे दो, चावल फ्री दे दो, दाल फ्री दे दो, फ्री फ्री फ्री। अब फ्री है तो फिर काय का काम, क्यों काम करेंगे? जब फ्री में ही मिल जाए तो काय का मेहनत? मेहनत तो तब करनी पड़ती है ना जब फ्री में ना मिले। तो इसलिए डेल्टा डब्ल्यू जीरो, कोई काम नहीं, फ्री है भैया। ये जोरदार बात है, डेल्टा डब्ल्यू जीरो है। डेल्टा क्यू तो जीरो आपका है ही, वो तो आपने उसकी डेफिनेशन में फिक्स कर दिया। अब डेल्टा डब्ल्यू जीरो, डेल्टा क्यू जीरो, तो डी यू कितना? डी यू भी जीरो। अब डी यू जीरो यानी कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं। इसका मतलब टेम्परेचर कितना? कांस्टेंट, नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर। वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? टेम्परेचर कांस्टेंट है जी, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर डिक्रीज होगा। बिल्कुल, आप जब पहले इतनी सी दूर में गैस भर रखी थी आपने, उतनी गैस अब ज़्यादा दूरी में भर गई, तो नेचुरल है कि प्रेशर कम ही होगा। बेटा इसे कहते हैं फ्री एक्सपेंशन, करेक्ट। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा रियल गैस के बारे में बात करूं, है ना, कि एक्सपेंशन ऑफ रियल गैस।
अरे भैया अब पंगा है। रियल गैस के काम मामले में ये सब चीजें नहीं होंगी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। अगर आप यहां आइडियल गैस की जगह रियल गैस भर देते हैं, सीन सारा वह का वही है, सीन सारा वह का वही है। यानी कि आइडियल एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक मतलब कोई हीट ट्रांसफर नहीं है, आपने बीच में ग्लास लगाया, यहां पे वैक्यूम रखा, वैक्यूम रखा, यहां आपका क्या है, आइडियल गैस, रियल गैस है, रियल गैस है साहब, रियल गैस। अब आपके वैक्यूम के अंदर फैलना रियल गैस को, तो पता है क्या होगा, अब आपका टेम्परेचर गिरेगा, अब आपका टेम्परेचर गिरेगा। सवाल उठता है सर क्यों गिरेगा टेम्परेचर? देखो मैं आपको एक एग्जांपल करवा के बताता हूं। आपके पास साइकिल है, सबके पास साइकिल, साइकिल है ना, हाँ। साइकिल के ट्यूब में हवा भरी रहती है। आप जा करके नीचे अपनी साइकिल के पास और उसका वाल्व खोलिए, हल्का सा खोलना, ज़्यादा मत निकालना, बस एक चेक करना है, एक चेक करना है। आप देखेंगे कि उसमें से जो हवा निकलती है ना, बड़ी ठंडी हो जाती है, आपकी उंगली ठंडी हो जाएगी एकदम। वो क्या हुआ, ऐसे कैसे ठंडा हुआ, एकदम से ठंडी हो जाएगी हवा। हाँ, गजब, देखो आज करके देख लो, है ना। अब पता है वो ठंडी क्यों हुई है? वो ठंडी इसलिए हुई है कि रियल है गैस, और वैक्यूम में आपका जो है ना, बाहर वाले का प्रेशर बहुत कम है, ट्यूब के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है साहब, साइकिल की ट्यूब के अंदर बहुत प्रेशर होता है, हाँ, खतरनाक प्रेशर होता है। अब आपने उसको एकदम लो प्रेशर पे ला दिया, आपके बाहर वाला यहाँ प्रेशर तो कम है, कम प्रेशर है, तो उसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे बहुत ठंडी हो जाएगी और आपका टेम्परेचर गिरेगा, आपका टेम्परेचर गिरेगा, आपका DU 0 नहीं होगा, आपका डेल्टा W भी 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगा। हाँ, लेकिन डेल्टा Q 0 होगा। डेल्टा Q तो आपने इंटेंशनली 0 बनाया है ना, उसको इंसुलेटेड करके, तो आपका DU बराबर क्या आएगा, माइनस डेल्टा W आएगा ही आएगा, नहीं तो ये फेल हो जाएगा, डेल्टा Q बराबर 0 फेल हो जाएगा। बड़ा ही सिस्टमेटिक काम है। तो ये समझ लेना आप, एक्सपेंशन ऑफ रियल गैसेज। चलिए जी, अब जो है एक दो चीजें मैं आपको और बता दूं साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। साइक्लिक प्रोसेस, वैसे साइक्लिक प्रोसेस के मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूं। साइक्लिक प्रोसेस वो होता है जिसमें कि जो गैस सिस्टम है वो एक जगह जा करके वापस अपनी जगह लौट जाती है, स्टेट। जैसे ये PV डायग्राम है, PV डायग्राम है, तो देखो बेटा साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस इसको कह सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस। आप साइक्लिक प्रोसेस जो है ना, इसको भी कह सकते हो, आप साइक्लिक प्रोसेस इसको भी कह सकते हो, आप साइक्लिक प्रोसेस इसे भी कह सकते हो, राइट। ये सब साइक्लिक प्रोसेस है, राइट। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो, DU बराबर 0 होता है, टेम्परेचर सेम होता है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है रिटर्निंग बैक टू द सेम पोजीशन। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है रिटर्निंग बैक टू द सेम पोजीशन, चाहे जैसे भी आए आप, है ना। DU 0 आएगा, टेम्परेचर सेम आ जाएगा, टेम्परेचर सेम आ जाएगा, है ना। P1 इक्वल टू P2 आएगा वापस, V1 इक्वल टू V2 आएगा वापस, T1 इक्वल टू T2 आएगा वापस। ये आपका साइक्लिक प्रोसेस की कंडीशन है, क्योंकि जहां चले वहीं वापस आए, सेम स्टेट पर आ गए, तो आपके बदल नहीं सकता, राइट। T आपका सेम है, DU आपका 0 आएगा, और आपका डेल्टा W जो है इट विल नॉट बी 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस में डेल्टा W 0 नहीं होता। इन थर्मोडायनामिक साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा W 0 नहीं होता। इसलिए हम ये कहते हैं कि द फोर्सेज एक्टिंग इन थर्मोडायनामिक सिस्टम आर नॉन कंजर्वेटिव। ध्यान दीजिए, डेल्टा W 0 नहीं होगा। डेल्टा W किसके बराबर होता है? एरिया के बराबर होता है। तो डेल्टा W इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड, एरिया एनक्लोज्ड बाई PV ग्राफ, ये आपका डेल्टा W होता है बेटा, एंड इट इज नेवर 0। जब एरिया एनक्लोज हो गया 0 कैसे हो गया? सवाल ही नहीं। इसका मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो 0 नहीं होता। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन 0 नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि थर्मोडायनेमिक फोर्सेज जो होते हैं, अंदर जो फोर्स लग रहे हैं सिस्टम के अंदर, या जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसको करने के लिए, है ना,
ये सब नॉन कॉन्जर्वेटिव है, कॉन्जर्वेटिव नहीं है। ठीक है, तो ये डेल्टा डब्ल्यू आपका उसके बराबर होगा और ये कभी भी जीरो नहीं होगा। डेल्टा क्यू हमेशा डेल्टा डब्ल्यू के बराबर आएगा साइक्लिक प्रोसेस में। डेल्टा क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, ये तो इक्वल आएगा। डी यू आपका जीरो आएगा, कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा। तो अब देखिए, अगर मान लो ये साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज है और अगर मान लो कोई एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का जो है ना मामला बड़ा सिंपल है। क्या क्लॉकवाइज के अंदर जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो डेट इज डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव। डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव। डेल्टा क्यू पॉजिटिव का मतलब है कि आपके जो साइक्लिक प्रोसेस हुआ है उसमें हीट एब्जॉर्ब की गई है, सिस्टम ने हीट छीनी है एनवायरनमेंट से, काम भी किया है, काम भी किया है बाहर से, सिस्टम ने हीट प्राप्त की है बाहर से, और जो हीट प्राप्त की है वो काम भी किया है, राइट। इसी तरह से यहां पर ऐसा होगा कि आपका डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव होगा। इसका मतलब अब यहां उल्टा हो गया कि कुछ ऐसा हुआ है कि सिस्टम ने हीट दे दी बाहर, तब डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव हुआ है। ध्यान रखिए, आपको कहा डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, और मैंने आपको पढ़ाया था डेल्टा क्यू कब पॉजिटिव होता है, जब सिस्टम को हीट मिलती है। डेल्टा डब्ल्यू कब नेगेटिव होता है, जब सिस्टम से हीट रिलीज हो जाती है। तो जब जब डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव होगा तब तब सिस्टम से हीट रिलीज होगी। यहां पर आपका डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव है। मैं समझता हूं कि साइक्लिक प्रोसेस की बात बिल्कुल क्लियर कट हो गई है, राइट। चलिए जी, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के बारे में, है ना। नहीं, चलो एटमॉस्फेयर से पहले हम एक दो प्रैक्टिकल केस और कर लेते हैं। मैं एक सिंपल सी कैलकुलेशन के लिए हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, है ना। सिंपल कैलकुलेशन फॉर वर्क डन। बहुत मस्त कैलकुलेशन है और सिंपल सी बातें हैं। जैसे मान लो बेटा ये आपका एक पिस्टन है, पिस्टन देखो जी, इस पिस्टन के ऊपर मैंने एक पिस्टन लगा दिया, मतलब सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन लगा दिया। तो ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है बेटा। सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में मान लो कोई गैस भरी हुई है, गैस भरी हुई है, जब तक न बोला जाए आइडियल गैस ही है ना, आइडियल गैस ही होगी। 99% आपके क्वेश्चंस में आइडियल गैस होगी, रियल गैस की बात आपके क्वेश्चंस में नहीं की जाएगी, ठीक है। 99% आइडियल गैस की बात ही होगी आपके क्वेश्चंस में। तो ये गैस है, ये आपका पिस्टन है, ओके। अब अगर मान लो इस पिस्टन में कोई वजन नहीं है, नो वजन, पिस्टन हल्का है, जीरो वेट वाला पिस्टन बनाया है जी हमने। अब देखो, जीरो वेट वाला पिस्टन बनाया है, हमें तो कल्पना ही करनी है, नहीं इमेजिनेशन ही तो करना है, सच्चा सच्चा बोल कर रहे हैं हम तो, है? तो हमें तो इमेजिनेशन ही करना है, हमें तो इमेजिनेशन ही करना है। तो इसका मतलब जीरो मान लो आप, जीरो मान लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पी नॉट आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा बस। यानी अब आपके ऊपर जाए नीचे जाए तो जो वर्क होगा वो बड़ा सिंपल सा वर्क हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू पी नॉट इंटू डी वी। बस जो भी आपका वॉल्यूम V1 V2 हो, कम हो ज़्यादा हो, आप करते रहिए, इनिशियल फाइनल। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा केस। मान लीजिए सिलेंडर वही है, पिस्टन एकदम हल्का है, पिस्टन एकदम हल्का है, और आपने इस पर कोई कैपिटल एम वजन रख दिया, भारी कैपिटल एम वजन रख दिया। अब कैपिटल एम जब आपने इस पर वजन रख दिया तो यहां पे mg लगेगा, धरती माता के कारण। अब आपका प्रेशर क्या आएगा, अब आपका प्रेशर आएगा P बराबर P नॉट प्लस कैपिटल mg अपॉन एरिया। ध्यान दो, P नॉट तो एटमॉस्फेयर का है जो हमेशा मौजूद है, प्लस mg अपॉन एरिया। मान लो इसका एरिया A है ना, पिस्टन का एरिया A है, तो A इज द एरिया ऑफ द पिस्टन। तो आपके P नॉट प्लस mg अपॉन ए आ गया। वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन तो वही है वर्क डन, क्या, डेल्टा W बराबर P dV V1 से V2, ये आपका वर्क डन आ गया। जो भी आपका इनिशियल वॉल्यूम, जो भी आपका फाइनल वॉल्यूम हो, आप निकालिए, वर्क डन लगाइए अपना, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा आप देखो, आप ये जो dV है ना, इसको आप ADX लिख सकते हैं, dV इसको आप ADX लिख सकते हैं, ADX लिख सकते हैं हम
dB को, ठीक है ना। तो ये चीज आ गई आपके पास। अब देखिए जब आपके पास इसने लिख दिया, अब आप इस सिलेंडर को देखें तो जब आप इसको देखेंगे तो देखो क्या होगा। ये आपका कैपिटल M आएगा, आ गया। हमने इसको वेल्डिंग कर दी यहां पे, वी हैव वेल्डेड इट वेल, हमने इसकी जोरदार वेल्डिंग कर दी कि पिस्टन से चिपका दिया इसको, कैपिटल M को पिस्टन से चिपका दिया। अब हमने इसके ऊपर एक स्प्रिंग लगा दी, करने को कुछ भी कर सकते हो जी आप, एक स्प्रिंग लगा दी। अब मान लो ये स्प्रिंग जो है हाईली कंप्रेस्ड है। अगर ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो इसका कंप्रेस्ड है, दबी हुई है बहुत ज्यादा है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। कुल मिला के अब जो P आएगा वो देखो क्या क्या आएगा। P प्रेशर, P0 एटमॉस्फेयर के कारण, प्लस कैपिटल mg/a वेट के कारण, प्लस kx स्प्रिंग का फोर्स। अगर मान लो x कंप्रेशन है तो स्प्रिंग का फोर्स kx होगा, उसका a आएगा। अब आप डेल्टा W क्या करेंगे, सिंपल, कुछ मत करो, मस्त रहो, P dV V1 से V2, राइट। अब देखो आप इस P dV को क्या लिख सकते हैं, आप P dV को आप लिख सकते हैं P a dx और x1 से x2, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छा एक बात और है, अगर मान लो अगर आ जाए, क्योंकि जेई मेन और एडवांस वाले मस्त लोग होते हैं, सवाल कुछ भी बना सकते हैं, है ना। ये स्प्रिंग कंप्रेस होने के बजाय अगर एक्सटेंडेड होती तो, एक्सटेंडेड होने का मतलब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से बड़ी है, तो पता है ये स्प्रिंग का फोर्स ऊपर लग जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखो, मैं आपको बता दे रहा हूं, केवल विचार है ना। फॉर एक्सटेंडेड स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग एक्सटेंडेड है तो आपका P ये आएगा बेटा, P0 प्लस mg/a तो आएगा ही आएगा, आपका ये हो जाएगा माइनस kx/a, क्योंकि वो फिर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा एक्सटेंडेड स्प्रिंग हो तो, राइट। पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ भी हो जी, हमारे तो कंसेप्ट यहां तक आ गया, अब क्लियर है। आप प्रेशर इनटू लगाइए और अपना काम कर दीजिए, ठीक है। मैं अब जरा हमारी धरती माता के एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ी सी बातें करना चाहता हूं, थोड़ी सी बातें करने की इच्छा हो रही है मेरे को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। लो जी बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं आप एक बार धरती माता पर खड़े होइए, खड़े हो जी, धरती माता पर खड़े हैं। यहां पर प्रेशर होता है P0, इसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। धरती माता पे खड़े, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अच्छा अब मैं इसको वायु ऊपर ले जा रहा हूं, थोड़ा सा, कितना ऊपर ले, वायु ऊपर ले गए, अब मेरे को आप ये बताइए कि वायु ऊपर चले गए तो प्रेशर कम हुआ या ज्यादा हुआ, ऊपर जाने पे प्रेशर कम ही होता है ना। तो मैं लिख दूंगा Py, प्रेशर एट y, हाइट, है ना, प्रेशर एट y एल्टीट्यूड, है ना, बाय एल्टीट्यूड। तो ये आ जाएगा बेटा P0 माइनस y rho g, ये आपका Py आ गया ना। इसे मैं कहूंगा Py, या इसको केवल P बोल दो जी, क्या y लगाना फालतू में, P है, हाँ प्रेशर है कहीं पर, है ना। चलो अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इस इक्वेशन को dP/dy कर रहा हूं, dP/dy इट इज इक्वल टू d/dy। P की वैल्यू लिखो, P की वैल्यू है P0 माइनस y rho g, ठीक है। डिफरेंशिएट करो अब ईमानदारी से, तो मैं कर रहा हूं dP/dy आपका आएगा बेटा 0, अच्छा ये तो माइनस आएगा ना, माइनस घटेगा जी, घटेगा, ये ध्यान रखना, तो माइनस रो जी, ये आ गया आपका, करेक्ट। रो को मैं कहूंगा माइनस, देखिए रो को मैं कहूंगा मास अपॉन वॉल्यूम। मान लो 1 मोल टुकड़ा ले लेते हैं हम, अब देखो एटमॉस्फेयर तो वैसे बहुत बड़ा है, एटमॉस्फेयर में कितनी गैस है जी, बहुत सारी है, बहुत सारी। हम 1 मोल पर विचार कर लेते हैं, किसी जगह तो 1 मोल तो होगी ना, अब जैसे मेरे कमरे में भी थोड़ी सी कहीं जगह होगी जिसमें 1 मोल गैस होगी ना, हाँ, उस 1 मोल गैस का कोई वॉल्यूम भी होगा, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम, ये आपकी डेंसिटी आएगी बेटा,
करेक्ट। तो मैं देखो dp अपॉन dy लिख रहा हूं, dp अपॉन dy। एक चीज को आप अच्छी तरह से नोट करते जाइए, और मस्ती भरी बातें हैं, कोई ऐसी जोरदार बात है नहीं। कैपिटल M, v कितना है, v 1 मोल का, हमने तो 1 मोल लिया ना, मास भी 1 मोल का ही लेंगे हम, मोलर मास है, मोलर मास 1 मोल का लिया है ना भैया, तो वॉल्यूम भी 1 मोल का लो। पी वी इक्वल टू आर टी लो, पी वी इक्वल टू आर टी, एन बराबर 1, तो कितना आ जाएगा v आ जाएगा आर टी अपॉन पी आएगा ना, v, हाँ आर टी अपॉन पी आएगा भाई, कैपिटल एम v, तो v इक्वल टू आर टी अपॉन पी, आर टी अपॉन पी, पी ऊपर चला जाएगा, ये आपका है, और g तो आपका है ही। क्लियर, चलो जी। अब मैं इसको लिख रहा हूं, आप जरा चेक करना मेरे लिखने को, dp अपॉन p इट इज इक्वल टू माइनस, dp अपॉन p इक्वल टू माइनस mg अपॉन rt, mg अपॉन rt, dp अपॉन p माइनस mg अपॉन rt इंटू dy, ये आया, आ गया। चलो जी, अब आप इंटीग्रेट करिए इसको, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करो, धरती माता पर पी नॉट है, पी नॉट है, किसी दूसरी जगह पर पी होगा, यहां पर आप y 0 है, किसी हाइट पर y होगा, ये लो जी, करो इंटीग्रेट। तो मैं इसको लिख रहा हूं कि दिस विल कम लॉन p माइनस कैपिटल mg अपॉन rt, y आएगा बेटा, ये तो हाँ y आएगा। यहां पर आपका लिमिट आएगा p नॉट से p, वहां लिमिट आपका 0 से y है, तो y आ जाएगा, है ना। चलिए अब देखो, इसको जरा मैं दोबारा से लिख रहा हूं, लॉन अपर लिमिट p है और लोअर लिमिट p नॉट है, तो p से अपॉन p नॉट आ गया, माइनस कैपिटल mg अपॉन rt इंटू y, तो आपका p जो है वो क्या आएगा, p अपॉन p नॉट आ गया, ये आ गया है e रेज टू पावर माइनस कैपिटल mg अपॉन rt इंटू y, ये आपका बेटा p आ गया। यानी कि y हाइट पर आपका जो प्रेशर आया है ना, y हाइट पर आपका जो प्रेशर आया है, ये आ गया है p बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बेटा, p नॉट e रेज टू पावर माइनस, है ना, y हाइट पर आया बेटा, कैपिटल mg अपॉन rt इंटू y, ठीक है, ये आपका प्रेशर आ गया y हाइट पर। जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ। आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको ग्राफ पढ़ाए थे, जब ग्राफ पढ़ाए थे तो मैंने आपको एक ग्राफ पढ़ाया होगा, y इज प्रोपोर्शनल टू x e रेज टू पावर माइनस ax, ऐसा ग्राफ पढ़ाया होगा मैंने, y प्रोपोर्शनल टू e रेज टू पावर माइनस ax का ग्राफ पढ़ाया होगा, तो ये ग्राफ ऐसा ही आएगा आपका। चलो मैं इस ग्राफ को यहां बना देता हूं, है ना, बिल्कुल। तो देखिए ऐसा ग्राफ आएगा, ये p और v, ये आपका आएगा p एंड v, तो ये इस तरह का होगा, राइट, ये इस तरह का होगा और ये इस तरह का होगा। अच्छा, ये तो आपके अब ऊपर जाने पर हो गया, p एंड y का ग्राफ है, ये p एंड y का ग्राफ है ना, एज वी गो अप, एज वी गो अप आपका ये गिरेगा, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट, ऊपर जाने से प्रेशर घटेगा, ऊपर जाने से प्रेशर घटेगा, इट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल ड्रॉप, एक्सपोनेंशियल फॉल ऑफ प्रेशर एज वी गो अप, एक्सपोनेंशियल फॉल ऑफ प्रेशर, राइट। अच्छा, अब अगर मान लो ये तो ऊपर जाने की बात हुई, ये तो ऊपर जाने की बात हुई, अगर आप धरती माता के अंदर खड्डा खोद करके जाएं, कुएं के अंदर, तो देखो कुएं के अंदर जब खड्डा खोद के जाते हैं तो देखो, अब हम इतना खड्डा तो खोदते नहीं है कि ऊपर तो क्या खाली है, तो हम आराम से उड़ लेते हैं, खड्डा खोदने में तो बड़ा जोर आता है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी पड़ता है। और नीचे जैसे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ता है तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड प्रैक्टिकली कि अप्रोक्सीमेटली लगभग स्ट्रेट लाइन आती है ऐसे, ये आपका जो है ना प्रेशर बढ़ रहा है नीचे जाने पर, इन डेप्थ, डीप, वी गो डीप,
तो जब आप गहराई पे जाते हैं तो आपका प्रेशर बढ़ता है, राइट। तो ये चीज़ हुई आपकी, यहाँ तक हम आ गए। अब हम आगे बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, है ना। इसको आप एकदम मस्त होकर के, अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना होता है तो जूम सेशन में पूछ लिया करो आप लोग, राइट। ठीक है, नमस्ते। आज के लिए काफ़ी है, हमारा अगला आएगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड कार्नोट इंजन, बस। ठीक है।